चीज है कि द डिफरेंस बिटवीन रूमेटॉइड एंड osteoarthritis and how they can be slowed down in senior citizens. देखिए रूमेटॉइड जो है दो तरह की बीमारियां हैं। एक होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में अलग अलग कैटेगरी होती है। आर्थराइटिस में एक जो इनका क्वेश्चन है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एज रिलेटेड होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर एज रिलेटेड। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जॉइंट्स के अंदर खराबी आने लग जाती है और उस खराबी के कारण उसमें टेढ़ापन आता है, फिर दर्द रहने लग जाते हैं, या जॉइंट का कार्टिलेज या कुशन या जॉइंट के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ऐसा ग्रुप है, एक ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि जॉइंट्स के अगेंस्ट बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है और जॉइंट्स को वो इरोड करती है, वो खाती है। तो एक यंगर एज से ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस बन जाता है। वो सीनियर सिटीजन में जाके डायग्नोसिस नहीं बनता, वो पहले से होता है। सो ये डिफरेंस होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसमें जॉइंट्स के अगेंस्ट इरोजन होता है और उसकी कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, कुछ रेडियोलॉजिकल और कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशन से उनका डायग्नोसिस बनता है और उनका ट्रीटमेंट एक रेगुलर, एक अलग से उसको ड्रग्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए चलती है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एज रिलेटेड है, जिसमें एज बढ़ने के साथ में जॉइंट्स में खराबी आती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग रहता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग रहता है। तो आप को किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो यूजली रूमेटॉइड आर्थराइटिस थोड़ा अर्ली एज में ही शुरू हो जाता है, अर्ली एज में उसका डायग्नोसिस बन जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेजोरिटी ऑफ केसेस में पेन जो होता है वो आपके सो के उठ के नहीं, बल्कि आप जैसे जैसे काम करते हैं तो बढ़ता है। वो बाद की स्टेज, एडवांस स्टेज में भी आपको नाइट पेन रहते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग स्टिफनेस होना 1.5 महीने तक, 6 वीक से ज्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस होना, जॉइंट्स का स्टिफ रहना, मॉर्निंग उठ के सारा शरीर अकड़ा रहना, ये सब इशारा करते हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो उसके लिए आप कंसल्ट करें डॉक्टर को और उसका डायग्नोसिस बनवाएं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करें जल्दी से जल्दी। सर ये बताइए, बहुत सारे लोग डरते हैं इस चीज को लेकर कि ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे तो सीधे ऑपरेशन ही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्थोपेडिक तो बड़ी वास्ट फील्ड है। जी हाँ। मैं सर्जरी हमारे लिए एक ये होता है, सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। हमेशा सर्जरी जो होती है, हम पेशेंट को ये बताते हैं कि सर्जरी जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है। अगर किसी चीज, आपको कोई एक डायग्नोसिस बना है, आपके साथ एक खराबी है और उसका पहला और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप ही सर्जरी है, देन वी हैव टू एक्सप्लेन देम। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स में सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है। पहले आपको मेडिकेशन या फिर आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर आपकी कुछ दवाइयों से आप ठीक हो जाते हैं। सो कभी भी डॉक्टर के पास जाने में घबराना नहीं होता है। फेस योर फियर। आप रेगिस्तान में ऊंट नहीं बन सकते कि अपना सर आपने रेत में ढक लिया और आपने सोचा आपको कोई नहीं देख रहा। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आगे जाके बाउंस बैक होगी, आपको परेशान करेगी। तो आप पहले उसका जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोस करो, अपना इलाज शुरू करो और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जब आप अब उस चीज को बढ़ाते हो लगातार, आपको अंदर से पता होता है कि आपको प्रॉब्लम है लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं आगे जाके फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो हमेशा कंसल्ट करो डॉक्टर को और उससे थॉरोली डिस्कस करो एंड यू विल बी आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। रमा मैडम, कैल्शियम को लेकर और फीमेल्स में कैल्शियम इंटेक को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ तक कि पोस्ट कोविड के बाद में हेयर लॉस हो रहा है तो कैल्शियम किस तरह से खाएं, यानी कि कैल्शियम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में ऑब्वियसली हेयर लॉसेस है, बैक एक है, या उनका मसल स्टिफनेस है, या और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। ये बहुत इंडिविजुअलाइज भी है। सो आप जितने सारे भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मॉर्निंग से इवनिंग अपना डाइट सही रखें और खाने का जो समय है कोशिश करें उस पर ज्यादा ध्यान दें। यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि लोग अक्सर क्या होता है कि समय की कमी और एक्सेस वर्कलोड की वजह से अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि उनको एटलीस्ट अपना जो सुबह का नाश्ता है वो एक प्रॉपर तरीके से हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। और उसमें सिर्फ ब्रेड, आजकल लोग ब्रेड पे भी बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगे हैं। तो ब्रेड से अगर बिल्कुल समय नहीं है, आप तो सिंपल सा है, जैसे दलिया है या आपका पोहा है या उपमा है, जितने भी हमारे भारतीय
नाश्ते के जैसे कहते हैं व्यंजन या आप रेसिपीज कह सकें, तो उसको लेने की कोशिश करें। अगर आप कुछ भी नहीं बना पाते हैं और अगर आप थोड़े से फाइनेंशियली भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, बट कोशिश करें सब्जियां जो हो वो सीजनल हो, उनको आप प्रॉपर तरीके से पकाएं, या नॉर्मल आप स्प्राउट्स का यूज करें। स्प्राउट्स से जो हेयर लॉसेस उसमें बहुत ज्यादा कमी आती है। या आप उबले चने ले सकते हैं, या आप नॉर्मल जो आपका इडली या प्लेन डोसा या बेसन का चिल्ला, ये नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने नाश्ते में जरूर शामिल करें। प्लस कोशिश करें एक्चुअली सुबह के नाश्ते में या तो दूध है या दही है या मट्ठा है या उबले अंडे, इनको जरूर शामिल करें। फिर जब हम नाश्ते के बाद को हम जनरली जो भी लोग हैं वो ये करते हैं कि टिफिन 1 से 2 के बीच में करते हैं, और उसके बाद फिर वो शाम को चाय और रात का खाना जो कि काफी लेट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सीधी सी उनसे रिक्वेस्ट है या गुजारिश है कि वो कोशिश करके जो भी सीजनल फ्रूट हो, जरूरी नहीं कि आपको सेब खाना है। हमारे देश में हम कल्चरली ही नहीं, हमारा जो खान पान है वो भी बहुत वास्ट और बहुत ही कलरफुल है। तो जो भी सीजनल फ्रूट है, लाइक वो अमरूद है या नाशपाती है या पपीता, जो भी आप ले सकते, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, उसको कोशिश करें जरूर खाएं। इसके साथ साथ कोशिश करें कि एक्सेस वाटर ना सही, लेकिन जो नॉर्मल पानी का इंटेक है वो जरूर करें। अपना टिफिन जरूर कैरी करें। यहाँ पर मैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो स्कूल कॉलेज जाते हैं या जिन्होंने नई नई नौकरियां शुरू की हैं, वो मॉर्निंग में एक तो सोशल जो भी उनके ऑब्लिगेशंस है या लाइफस्टाइल है या लेट नाइट सोशल नेटवर्क पे रहने की वजह से बहुत लेट उठते हैं और फिर वो बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। वहां जाकर एक समोसा या एक कोल्ड ड्रिंक से उनकी शाम हो जाती है। तो ये बहुत खराब लाइफस्टाइल है, इसको उनको थोड़ा सा सही करना चाहिए। और अगर वो किसी वजह से नहीं कर पाते हैं ब्रेकफास्ट, वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कोशिश करके उनको अपना जो टिफिन है वो जरूर कैरी करना चाहिए और उसको किसी भी समय वक्त निकालकर उसको खाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और आपको बाहर ही कुछ लेना है, तो कोशिश करें ऐसी चीजें लें, लाइक भुने चने हैं या लैया चूड़ा है या बहुत कम तेल का आपका इडली है या प्लेन डोसा है या लस्सी है या छाछ है। तो इन चीजों को लेने की कोशिश करें रादर देन कोल्ड ड्रिंक या चाइनीज या फास्ट फूड। अब इसके बाद बात आती है कि ऑफिस में लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, तो कोशिश करें एक तो चाय बहुत कम से कम लें, और अगर लें तो लेमन टी लें या डिप टी लें, और या फिर छाछ ले लें या जूसेस पी लें या सूप्स पी लें। इसके बाद जो सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, जो उनका रात का खाना होता है, हमारे आजकल जो हमारा अपना एंशिएंट खान पान था, वो हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे वो बहुत लॉजिकली और बहुत साइंटिफिकली उन्होंने उसको प्लान किया था। अभी क्या होता है, रात के खाने के बाद आपने सिर्फ सोना होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम या बहुत ना के बराबर होती है। तो रात का खाना जनरली वो क्या करते हैं, प्रॉपर खाते हैं, बहुत हेवी खाते हैं, लाइक पूरा, अगर मैं नॉर्मल एक इंडियन उसमें कहूँ तो पूरा दाल चावल रोटी सब्जी पूरी कचौड़ी नॉनवेज एवरीथिंग दे वांट टू ईट एट द टाइम ऑफ डिनर। सो कोशिश करना चाहिए कि रात का खाना हल्का लें और थोड़ा जल्दी खाएं। जो हमारा बेस्ट टाइम होता है दैट इज 7:30 to 8:30, मतलब हमारी प्लेट सिंक पे 8:30 चली जानी चाहिए, उसके बाद खाना ना खाएं। तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या जो हमारी जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, एसिड रिफ्लक्स, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। एंड कोशिश करें बेड टाइम में अगर हम दूध ले तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपर डाइट प्लान या प्रॉपर जो हमारा डाइट रेजीम है उसको फॉलो करें, तो ऑब्वियसली हमें कभी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, स्पेशली 70+ या 65+, तो उनको कंटिन्यूअसली अपने जो भी फिजिशियन है या क्लिनिशियन है उनकी सलाह से कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने रेगुलरली शुरू कर देने चाहिए। प्लस जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक किसी की कीमोथेरेपी चल रही है या किसी को ल्यूकेमिया है या किसी को किडनी डिसऑर्डर है, तो ऑब्वियसली उनका खाने का कैल्शियम पूरा एब्सॉर्ब बॉडी में नहीं हो पाएगा या वो नहीं ले सकते हैं। तो उनको प्रॉपर अपने फिजिशियन या जो भी जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं उनके थ्रू कैल्शियम का सप्लीमेंट
इनिशियल उससे स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपना डेली रूटीन प्रॉपर करेंगे तो हमें शायद ही कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। वेरी गुड, वेरी राइट। बहुत अच्छे से आपने एलाबोरेट किया। डॉक्टर विवेक, एक और चीज जानना चाहूंगी जो भी आपके डिपार्टमेंट की, वो है लिगामेंट से रिलेटेड इंजरीज या फ्रैक्चर्स या रैप्चर्स हो, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से? देखिए, ये जो लिगामेंट इंजरी है वो स्पेसिफिक ग्रुप में आता है, जिसे स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज में जैसे शोल्डर में लिगामेंट का टूट जाना, या फिर उसकी जो शोल्डर की लाइनिंग है उसमें चोट लग जाना, या फिर नी जॉइंट्स में स्पेसिफिकली होता है कि नी जॉइंट्स के लिगामेंट्स होते हैं, उनमें स्पोर्ट्स खेलने के दौरान या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट या इंजरी के दौरान वो लिगामेंट्स टूट जाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है कि पहले तो इनिशियल पार्ट में मिसडायग्नोस हो जाता है, क्योंकि वो एक आजकल एक प्रैक्टिस है सेल्फ मेडिकेशन करना। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और सेल्फ मेडिकेशन में क्या होता है कि बहुत आसानी से एक्सरे अवेलेबल होते हैं, लोग जाते हैं अपना एक्सरे करा लेते हैं, देख लेते हैं कि एक्सरे में तो बोन बिल्कुल ठीक है, और अपना घर पे आ जाते हैं कि ठीक है सूजन है, थोड़ा सा सिकाई करो, दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। फिर क्या होता है इवेंचुअली कुछ दिनों में वो पेन सेटल हो जाता है, और जब वो चलना शुरू करते हैं तब उनको पता चलता है कि घुटने में जो है वो लचक आ रही है, या घुटना चल नहीं पा रहा है, या वो दौड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। उसी तरीके से शोल्डर में है, चोट लगती है, एक्सरे कराया पेशेंट ने अपना, और अपने आप करा के देख लिया, रेडियो टेक्नीशियन ने बता दिया कि इसमें कोई बोन में इंजरी नहीं है, तो वो सोचता है कि ठीक है बस मैं ठीक हूँ। लेकिन वो बाद में जब उसको कंटिन्यूअसली शोल्डर में पेन रहने लग जाता है, या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रिकरेंट डिसलोकेशन होना, यानी शोल्डर का बार बार निकल जाना, तो उसमें भी इन सब चीजों में क्या होता है कि शोल्डर की लाइनिंग या नी जॉइंट के अंदर लिगामेंट्स के टूटना, इन सब के लिए सुपर स्पेशलाइज सर्जन अवेलेबल हैं, जो कि आर्थोस्कोपिक सर्जन कहलाते हैं। वो दूरबीन के ऑपरेशन से इन सबको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे MRI बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उस इमेजिंग में जो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, जैसे CT स्कैन होता है या एक्सरे होता है, ये दोनों इन्वेस्टिगेशन एक्सरे और CT, इसमें एक्सरे बीम्स होती हैं जो कि रेडिएशन देती हैं और उससे पिक्चर बनती है, और इससे बोन्स की स्टडी में मदद मिलती है। ज्यादा जो स्टडी जो ये दिखाता है बोन्स दिखाता है। जब हमें लिगामेंट्स की इंजरी देखनी होती है तो वो MRI में आता है। MRI में मैग्नेटिक फील्ड होती है, रेडिएशन नहीं होता। उसमें हमें सॉफ्ट टिश्यू या कि लिगामेंट्स होते हैं उनकी इंजरीज के बारे में पता चलता है, और जब उसका एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस बन जाता है तो बहुत अच्छे इलाज अवेलेबल हैं। नी की सर्जरी या फिर शोल्डर की सर्जरी में बहुत ही पिन होल सर्जरी होती है, और बिना चीरे के या बहुत मिनिमम चीरे के उसके अंदर एक कैमरा और कुछ इंस्ट्रूमेंट से उसको रिपेयर किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। और कोई बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन में आजकल ऐसा नहीं है कि पेशेंट को पूरे टाइम लेटे रहना है। नेक्स्ट डे से उसका चलना शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नी ब्रेस, और उसकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है घुटनों की कुछ दिनों के लिए, लाइक 4 to 6 मंथ आपको एक्टिव स्पोर्ट्स के काम नहीं करने। एक्टिव स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि या तो वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा कुछ समय के लिए, उसके ग्रेजुअल उसका रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो मिलकर करते हैं, और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें 100% रिजल्ट आते हैं। सो ये स्पेसिफिकली आर्थोस्कोपी का फील्ड स्पोर्ट्स इंजरी का फील्ड है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, लिगामेंट्स। जी सर, और क्या इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अपने तरीके से बहुत सारा जिम एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये स्पोर्ट्स अपने इंजरी तरीके है। से। हाँ, स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है, स्पोर्ट्स इंजरी में यही होता है कि स्पोर्ट्स जैसे इंजरी का मतलब सीधा मतलब है कि केवल स्पोर्ट्स पर्सन को ही नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। कोई मेजर एक्सीडेंट होंगे तो उसमें भी लिगामेंट टूट सकता है। तो मेजर एक्सीडेंट होगा, शोल्डर में इंजरी हुई या फिर नी में इंजरी हुई, तो लेकिन ब्रॉडली उनको स्पोर्ट्स इंजरी में एक कैटेगराइज किया गया है। यस यस। राजीव, आपके पास कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन है। सर, घुटने में सूजन और दर्द रहता है और एंकल में सूजन हमेशा हो जाती है, इसके लिए क्या करें? डॉक्टर को दिखाओ। ऑब्वियसली अगर आपको परसिस्टेंटली घुटने में सूजन रह रही है और उसके बाद एंकल में सूजन है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि हमें एज भी देखनी होती है पेशेंट की एज कितनी है,
उसके घुटनों का क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है कि क्या वो घुटने के बाहर की प्रॉब्लम है या घुटने के अंदर की प्रॉब्लम है। फिर घुटने के अंदर की प्रॉब्लम है तो उसको घुटने में स्पेसिफिकली दर्द कहाँ है, क्या उसको सिर्फ अंदर वाली साइड में दर्द होता है, बाहर वाले में होता है, या पीछे होता है, या फ्रंट में होता है, उसके भी अलग अलग कारण होते हैं। और अगर वो एज कैच कर रहा है तो उसमें अगर आर्थराइटिस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं या हम वो लिगामेंट इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं, सो वी नीड अ प्रॉपर हिस्ट्री। उसकी एज कितनी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या पता उसको कोई चोट लगी हो, और अगर चोट नहीं लगी तो क्या दूसरे घुटने में दर्द होता है या नहीं होता। अगर दूसरे घुटने में दर्द होता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरेज होते हैं, व्यूज होते हैं, वो करा के उसका एक डायग्नोसिस बनता है और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर वो बिल्कुल यंग है और उसको ऐसे ही वेक पेन हो रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि पहले सबसे पहले विटामिन डी जरूर ले लो। विटामिन डी ना लेना इज अ क्राइम, वो जरूर ले लो। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर ये आपका ये जो ऑर्थोपेडिक है, ये बिल्कुल एक किताब की तरह मुझे लग रहा है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे स्पेशलिस्ट के साथ में उनके बहुत सारे काम होते हैं, आप सब लोग का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। पर आपसे तो मैं यहाँ पे प्रॉमिस लेना चाहूंगी कि आप थोड़ा हमें गाइड करते रहिएगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे किस किस तरह से बात करते चले, ताकि हम एक सही जानकारी सबके सामने लाए और ज्यादा से ज्यादा एरिया को भी कवर कर सकें। रमा मैडम से तो मैं जब चाहूंगी तो मैं उनको डिस्टर्ब करती ही रहती हूँ, पूछती ही रहूंगी। डॉक्टर विवेक आप आपसे भी मुझे थोड़ी सी जब मदद चाहे चाहिए। डिस्टर्ब कर सकते हैं, यू आर जी, मोस्ट वो तो वेलकम। मैंने देख ही लिया, जैसे मैंने सेशन आपको में जब मुझे कांटेक्ट किया तभी समझ में आ गया कि सर से सेशन में कितनी मुझे बहुत अच्छे से। मजा आ रहा है। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो जनरल पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको इस बारे में बिल्कुल क्लियर आइडिया रहे कि वो किसी भी तरह की भ्रांतियों में ना जाए बिल्कुल। जी और क्योंकि हमारा अगर सीधा संवाद लोगों से होता है तो उसमें वो ज्यादा एक थॉट क्लियरिटी आती है थॉट में, उनको समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और जो प्रॉपर वे में जो अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो हम क्यों नहीं उसके लिए जाएं। अगर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड बंदा मौजूद है जो आपका ट्रीटमेंट कर सकता है, तो आप क्यों आस पड़ोस में नॉन मेडिको से इलाज करें। तो इस तरह की जो मीटिंग्स हैं ये बहुत जरूरी हैं, इन सब चीजों को, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए। जी सर, बहुत जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सेल्फ एक्सरसाइज ना करें, अपने आप से किसी भी तरह से कोई सा भी कैल्शियम ना खा लें, नहीं तो रमा मैडम को परेशान आप करने पहुंच जाएंगे। सो ये बहुत सारी चीजें हैं। लाइफ स्टाइल अच्छा हो, ढंग से खाओ पियो, ढंग से रहो, खुश रहो, बहुत सारा कुछ है करने के लिए। या और कुछ ऐसी समस्या है जो 100% नहीं क्योरेबल है, तो भी हमारे पास में रास्ते जरूर है। उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्पेशल बच्चों से रिलेटेड है, उस पर भी एक एपिसोड करेंगे। सो आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना बहुत जरूरी हो चला है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन, बहुत उपयोगी जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।